हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। तो दोस्तों, हमारे टॉपिक चल रहा था उत्तराखंड का इतिहास। तो उत्तराखंड के इतिहास में अभी अभी हमने उत्तराखंड में गोरखों का शासन वाला चैप्टर कंप्लीट किया है और उसके बाद हमने शुरू किया है उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन। देखिए, उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन को शुरू करने से पहले हमको एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा आंग्ल गोरखा युद्ध के बारे में। बहुत ही ये महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि देखिए, जिस समय अंग्रेज उत्तराखंड में आएंगे तो यहाँ पर गोरखे अपना शासन चला रहे होंगे। अब देखिए, अगर यहाँ पर अंग्रेज अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते हैं तो ऐसा तो है नहीं गोरखे उन्हें अपनी सत्ता दे देंगे, तो कुछ युद्ध तो जरूरी होंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे युद्ध हुए थे, उनके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। कुछ संधियाँ हुई थी, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सारे किरदार के बारे में हम लोग यहाँ से जानेंगे। तो आज का जो टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और थोड़ा लंबा भी खींचने वाला है, क्योंकि आज ही हम लोग उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन स्थापित कर देंगे। यानी कि 1815 से उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन शुरू हुआ था, तो आज ही हम लोग इसी चैप्टर में हम लोग उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन की सत्ता स्थापित कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उत्तराखंड में अंग्रेजों के आक्रमण करने के कारण, देखिए, अगर कहीं पर कोई भी सत्ता अगर आक्रमण करती है तो उससे कोई ना कोई कारण तो अवश्य ही रहते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी कुछ कारण रहते हैं, उन कारणों के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, पहला कारण क्या था? सुदर्शन शाह की अंग्रेजों से सहायता मांगना। देखिए, 1804 में जिस समय खुरबुड़ा का युद्ध होता है, कहाँ पर? गढ़वाल में, और प्रद्युम्न शाह की मृत्यु जाती है। ये सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ परमार वाले चैप्टर में। तो 1804 में खुरबुड़ा का युद्ध होता है, उस युद्ध में प्रद्युम्न शाह की मृत्यु जाती है और गढ़वाल पर गोरखों का अधिकार स्थापित हो जाता है। तो जो सुदर्शन शाह होते हैं वो क्या करते हैं? हरिद्वार चले जाते हैं और हरिद्वार से ही स्वतंत्र होने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें कोई सफलता हाथ नहीं लगती है। तभी क्या करते हैं? वो ब्रिटिश शासन यानी कि अंग्रेजों से सहायता मांगते हैं। और देखिए, एक कारण रहेगा उत्तराखंड में अंग्रेजों के आक्रमण के लिए। अगर अंग्रेजों को यहाँ से आमंत्रण मिल रहा है तो वो जरूर ही आएंगे, क्योंकि अंग्रेजों को तो इस समय चाहिए था कि कहीं से हमको आमंत्रण मिले, हम यहाँ पर अपना कब्जा स्थापित करें, तो देखिए अपनी सत्ता स्थापित करें। तो ये पहला कारण तो ये रहा था, सुदर्शन शाह की अंग्रेजों से सहायता मांगना। दूसरा कारण ये रहा था अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की नीति। अंग्रेज जब भारत में आए थे तो उनका शुरू से यही उद्देश्य रहा था, किस प्रकार से जो उनका प्रभाव है, जो उनकी सत्ता है, उसको किस प्रकार से फैलाया जाए। तो एक साम्राज्य विस्तार की उनकी नीति थी। तीसरी देख लेते हैं, तिब्बत व चीन से व्यापार करना। अब तिब्बत व चीन से जो व्यापार होगा वो उत्तराखंड वाले क्षेत्र से ही होगा, तो ये भी एक कारण रहा था। तिब्बत व चीन से व्यापार करने का भी एक कारण रहा था। तो अंग्रेज जो थे वो चीन और तिब्बत से व्यापार करना चाहते थे, और जिस कारण से वो उत्तराखंड वाले क्षेत्र को अपने अधिकार में लेना चाहते थे। तो एक कारण ये भी रहा था। अब देखिए, हम लोग बनाते हैं पृष्ठभूमि, एक भूमिका हम लोग तैयार करते हैं। भूमिका मतलब क्या तैयार करेंगे कि अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि अंग्रेज पहले ही दिन यहाँ आए और उनको यहाँ पर सफलता हाथ लग गई। ऐसा नहीं था। काफ़ी लंबा ये समय खींचता है, काफ़ी लंबा समय खींचेगा। बहुत छोटी छोटी घटनाओं से शुरू होता है खेल और बहुत बड़ी घटना तक हम लोग इसको पहुँचाएंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब अंग्रेज यहाँ पर आए, एक दो महीने बाद, एक दो साल बाद उनको सफलता हाथ लग गई, ऐसा नहीं है। काफ़ी उनको भी समय लगा था यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित करने में। तो देखिए, एक भूमिका हम लोग बनाते हैं, एक पृष्ठभूमि बना के हम लोग चलते हैं कि क्या क्या कारण रहते हैं, कैसे कैसे हम लोग देखेंगे अंग्रेज उत्तराखंड में आ रहे हैं और किस प्रकार से उनकी सत्ता यहाँ पर मजबूत होती जाती है। देखिए, शुरुआत हम लोग करते हैं। देखिए, 1767 ईस्वी में जिस समय पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल का एकीकरण कर संपूर्ण नेपाल पर अधिकार कर लिया था, तब जयप्रकाश मल्ल नामक, वहां पर एक जयप्रकाश मल्ल नामक एक छोटा राजा था, उसने अंग्रेजों से सहायता मांगी थी। देखिए, पृथ्वी नारायण शाह के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ गोरखों के पहले वाले चैप्टर में, वहां से आप देख सकते हैं। तो देखिए, 1767 में क्या होता है, पृथ्वी नारायण शाह ने संपूर्ण नेपाल का एकीकरण किया और एकीकरण करने के बाद नेपाल के संपूर्ण भाग पर अपना अधिकार कर लिया। उसी समय नेपाल का एक छोटा राजा होता है जयप्रकाश मल्ल, ये अंग्रेजों से सहायता मांगता है। कब की बात है? 1767 ईस्वी में। देखिए, यहाँ पर अंग्रेजों से सहायता मांग रहा है नेपाल का एक राजा। अब देखिए, ये सहायता मांग क्यों रहा है? जयप्रकाश मल्ल सहायता क्यों मांग रहा है? ये पृथ्वी नारायण शाह की हत्या करने के लिए अंग्रेजों से सहायता मांग रहा है। चलिए देखते हैं, सहायता तो मांग रही है, अब आगे क्या होता है, चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए, अंग्रेजों ने 2800 सैनिक कैप्टन किनलॉक के नेतृत्व में नेपाल भेजे, परंतु अंग्रेजी सेना बुरी तरह से पराजित हो गई। देखिए, जब वहां पर जयप्रकाश मल्ल ने एक मतलब अंग्रेजों से सहायता मांगी थी, तो अंग्रेजों ने क्या किया था, एक कप्तान था किनलॉक के नेतृत्व में एक नेपाल पर सेना भेजी और उस सेना में 2800 सैनिक थे। उस सेना में अंग्रेजी सेना बुरी तरह से पराजित हो गई। कहा जाता है सिर्फ 2800 में से 80 सैनिक ही जिंदा बचे हुए थे। तो बहुत बुरी तरीके से गोरखों ने अंग्रेजों को यहाँ पर हरा दिया था, यानी कि पराजित कर दिया था। तो देखिए, शुरुआत हो रही है, ये शुरुआत हो रही है आंग्ल गोरखा युद्ध की, एक भूमिका बन रही है आपके सामने, क्योंकि एकदम से ही ऐसा नहीं होगा कि अंग्रेज यहाँ पर आएंगे और अपनी सत्ता को स्थापित कर लेंगे। फिर देखिए,
किनलॉक अंग्रेजों का पहला कप्तान था जो नेपाल गया तथा वहां चल रहे गृह युद्ध को सुलझाने का प्रयास किया, परंतु यह असफल रहा था। महत्वपूर्ण है, अंग्रेज जाने वाला पहला कप्तान कौन रहेगा अंग्रेजों का, वो रहेगा किनलॉक। महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए। फिर देखिए 1794 में क्या होता है, अंग्रेजों ने जॉर्ज बोगलो को भूटान भेजा और उनसे ये कहा कि नेपाल के रास्ते का प्रयोग ना करे। क्यों ना करे, उन्हें पता था अगर नेपाल के रास्ते से अंग्रेज जाते हैं तो वहां पर भारी, वहां पर लूटपाट भी हो सकती है, भारी वहां पर जो गोरखे थे वो तो बड़े निर्मम तरीके की हत्या करते थे, मतलब वो हत्या करना उनके लिए आम बात थी। तो इस प्रकार से अंग्रेज लोग भी काफ़ी इनसे डरते थे, तो मतलब काफ़ी छोटे मोटे तो चलते रहते बीच बीच में। फिर देखिए क्या होता है, अंग्रेजों को लगा था चलिए कि युद्ध से तो बात नहीं बनने वाली है। फिर देखिए इस समय जो भारत का जो गवर्नर रहेगा वो रहेगा वेलेजली। तो देखिए वेलेजली ने इस समय अपनी एक सहायक संधि चला रखी थी। हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं सहायक संधि, सहायक संधि में देखिए यहाँ पर सहायक संधि की कुछ बातें हमको यहाँ पर भी देखने को मिलती हैं। देखिए 1798 में वेलेजली ने अपनी सहायक संधि को शुरू किया। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ लेता है दोस्तों एग्जाम में कि किसने कि सहायक संधि को शुरू करने वाला कौन सा अंग्रेज गवर्नर था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा वेलेजली। कब शुरू की थी, 1798 में। तो देखिए तथा भारतीय शासकों में हैदराबाद के निजाम ने इस सहायक संधि को सर्वप्रथम स्वीकार किया था। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, हैदराबाद के निजाम ने इसको सर्वप्रथम स्वीकार किया था। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं संपूर्ण भारत की, कि मतलब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ अंग्रेजों की, क्योंकि अंग्रेजों में सर्वप्रथम सहायक संधि को किसने शुरू किया था, तब आएगा वेलेजली। लेकिन अगर क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में सर्वप्रथम सहायक संधि किसने शुरू की थी, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा डुप्ले। डुप्ले फ्रांसिस समझ रहेगा, ये फ्रांसीसी गवर्नर था, तो ये भी यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे पहले भारत में सहायक संधि कौन शुरू करेगा, डुप्ले। लेकिन अंग्रेजों की अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन शुरू करेगा, वेलेजली। और हैदराबाद के निजाम ने इसे सर्वप्रथम स्वीकार किया था। अब इसका संबंध उत्तराखंड से कैसे, नेपाल से कैसे है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए नेपाल से ही रहेगा इसका संबंध, उत्तराखंड से तो नहीं रहेगा। देखिए इसी सहायक संधि द्वारा वेलेजली नेपाल को अपने अधीन करना चाहता था। चलिए ठीक है, आगे बढ़कर देखते हैं। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया ना वेलेजली की सहायक संधि थी, उस सहायक संधि में क्या था, देखिए ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया कैप्टन नोक्स 1802 से 1803 तक नेपाल में रहा तथा नेपाल सरकार की सहायक संधि, नेपाल सरकार को सहायक संधि का प्रस्ताव रखा, परंतु नेपाल सरकार तथा वहां की जनता से सहयोग उसे नहीं मिलता है। वेलेजली की सहायक संधि को लेकर नेपाल में कौन गया था, ये गया था कैप्टन नोक्स। कब गया था, 1802-1803 में। तो उसने वहां पर एक प्रस्ताव रखा नेपाल सरकार से सहायक संधि का, लेकिन नेपाल सरकार ने वहां की जनता, नेपाल सरकार ने मना कर दिया और वहां की जनता से भी उसे कोई भी सहयोग नहीं मिल पाता है। फिर देखिए 1802 से 1803 की ईस्वी के बीच गणराज्य एवं कुमाऊं की दक्षिणी सीमा पर यमुना से काली नदी तक कंपनी ने अपना राज्य स्थापित कर लिया। देखिए अंग्रेज शुरुआत कर रहे हैं, उत्तराखंड वाले क्षेत्रों पर आने की शुरुआत कर रहे हैं। ऐसा नहीं करेंगे कि डायरेक्ट उत्तराखंड पर आ जाएंगे, पहले क्या करेंगे, उत्तराखंड के सीमावर्ती भागों में आएंगे, धीरे धीरे करके वो लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर शुरुआत हो गई है जो यमुना, यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं उत्तराखंड के पश्चिमी भाग की, तो उत्तराखंड के पश्चिमी और दक्षिणी भाग की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए यमुना से काली नदी तक का जो क्षेत्र था कंपनी ने उस पर अपना अधिकार कर लिया। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो ये बात समझ में आ गई। फिर देखिए उसके बाद छोटी मोटी कुछ घटनाएं होती हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना इतना आवश्यक है नहीं, क्योंकि नॉर्मल सी बातें हैं, उनके बारे में एग्जाम में आपसे पूछा नहीं जाएगा। फिर देखिए 1813 की हम लोग बात करते हैं। 1813 में क्या होता है, लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत भेजा गया। यह 1813 से 1823 ईस्वी तक गवर्नर जनरल रहा तथा इसी के समय आंग्ल गोरखा युद्ध हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 में आता है, भारत का गवर्नर बनकर, भारत का गवर्नर जनरल बनकर आता है 1813 में, और 1823 तक भारत में ही रहेगा। देखिए 1815 में ही आंग्ल गोरखा युद्ध हुए थे, तो इसका मतलब क्या है, जिस समय भारत में आंग्ल गोरखा युद्ध, जिस समय आंग्ल गोरखा युद्ध चल रहा होगा उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन रहेगा, वो रहेगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये भी क्वेश्चन दोस्तों बन जाता है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। अब देखिए जो लॉर्ड हेस्टिंग्स है इसका एक नाम हमें और मिलता है लॉर्ड मायरा। अब लॉर्ड मायरा इस शब्द का प्रयोग आपको एक जगह आगे मैं करवाऊंगा, चलिए आपको याद रखना है। लॉर्ड हेस्टिंग्स का एक नाम और था लॉर्ड मायरा। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए जिस समय 1813 में लॉर्ड हेस्टिंग्स यहाँ पर आता है गवर्नर जनरल बनकर, इस समय तक गोरखों ने कुमाऊं, गढ़वाल, नाहन यानी कि हिमाचल प्रदेश, बिहार के कुछ गांवों पर भी अपना अधिकार कर लिया था। मतलब कि इतने सारे क्षेत्रों पर हम लोग भारत की हम लोग बात करें, इतने सारे क्षेत्रों पर इसमें गोरखा यहाँ पर अपना अधिकार कर चुके थे। नाहन जो हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, यहाँ पर अमर सिंह थापा जो कि लगातार सिरमौर अभियान में लगा हुआ था, अमर सिंह थापा ने इस वाले क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था। चलिए ठीक है। फिर देखिए एक आता है गोरखपुर का बुटवल परगना। ये महत्वपूर्ण परगना है और बहुत ही विवादित क्षेत्र ये हो गया था, क्योंकि ये सबसे बड़ी वजह बन गई थी आंग्ल गोरखा युद्ध की।
देखिए कैसे यह एक विवादित क्षेत्र रहा था उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना है बुटवल परगना है कहाँ, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आपको याद रखना है कि ये बुटवल परगना कहाँ है। तो ये बुटवल परगना आपका आ जाएगा गोरखपुर में। गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। देखिए इस बुटवल परगने के बारे में पहले हम लोग जानते हैं। देखिए इस बुटवल प्रांत के अंतर्गत 22 गाँव थे। इन 22 गाँव का प्रशासक था पृथ्वीपाल। अब देखिए होता क्या है, इन गाँवों का जो प्रशासक रहेगा पृथ्वीपाल। इस पृथ्वीपाल को जो इस समय नेपाल का राजा है विक्रम शाह, उस विक्रम शाह ने नेपाल बुलाया और इस पृथ्वीपाल की हत्या करवा दी। और देखिए यहाँ से महत्वपूर्ण क्या था कि जो ये बुटवल प्रांत था ये अंग्रेजों के, देखिए यहाँ पर प्रशासक तो यहाँ पर पृथ्वीपाल था, यहाँ पर का जो प्रशासक था वो पृथ्वीपाल था, लेकिन इन 22 गाँवों यानी बुटवल प्रांत से राजस्व वसूली का अधिकार अंग्रेजों को था। अब देखिए इतने सारे 22 गाँव यानी कि बुटवल प्रांत से राजस्व वसूली का अधिकार किसी था? अंग्रेजों का अधिकार, मतलब अंग्रेजों को यहाँ से राजस्व वसूल करने का अधिकार था। अब देखिए होता क्या है, गोरखाओं ने बुटवल प्रांत पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में ले लिया। जो क्षेत्र अंग्रेजों के अधिकार में था बुटवल परगना, जिस पर 22 गांव थे और इस 22 गांव की राजस्व वसूली कौन कर रहे थे? अंग्रेज। उस क्षेत्र में गोरखों ने आक्रमण किया और उसे अपने अधिकार में ले लिया। और देखिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है, राजस्व वसूली भी यहाँ पर से गोरखे ही करने लग गए थे। अब इस बात को अंग्रेज कैसे बर्दाश्त कर पाते? और देखिए आंग्ल गोरखा युद्ध का यह एक बहुत बड़ा कारण रहा था। तो ये आपको याद रखना दोस्तों, बुटवल परगना का संबंध किससे है? आंग्ल गोरखा युद्ध से है, अंग्रेजों और गोरखों से है, क्योंकि यह एक विवादित क्षेत्र हो गया था अंग्रेजों और गोरखों के लिए। तो देखिए विक्रम शाह जो यहाँ का प्रशासक रहेगा पृथ्वीपाल को, इसको नेपाल बुलाते हैं और इसकी हत्या करवाते हैं, और जो गोरखे रहते हैं वो बुटवल प्रांत पर अपना अधिकार करते हैं, अंग्रेजों से यहाँ की राजस्व वसूली छीन लेते हैं। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या होता है। फिर देखिए इसी दौरान अंग्रेजों ने मेजर ब्रैड शाह को विवादित इलाके में गोरखों से समझौता करने हेतु नियुक्त किया, किंतु समाधान नहीं निकलता है। गोरखे बड़े हठ धर्मिता वाले लोग थे, तो उस मतलब वो बातचीत के द्वारा तो किसी बात को, पत्राचार के द्वारा वो कोई बात नहीं करते थे, उनका जो विश्वास था युद्ध में ही था। तो देखिए यहाँ पर से क्या होता है, ब्रैड शाह को भेजते हैं, अंग्रेजों ने मेजर ब्रैड शाह को भेजा और विवादित इलाके यानी कि बुटवल प्रांत पर गोरखों से समझौता करने के लिए, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकलता है। अब देखिए कोई समाधान नहीं निकलता है, फिर तो एक ही रास्ता बचता है, कौन सा? युद्ध का। फिर देखिए फिर क्या होता है, हैस्टिंग्स ने 25 अप्रैल 1814 को बुटवल परगने पर अधिकार करने के लिए एक सेना भेजी तथा बुटवल प्रांत पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो गया, और यहीं से आंग्ल गोरखा का युद्ध का आरंभ हो गया। तो देखिए अंग्रेजों ने फिर से जो क्षेत्र अंग्रेजों के पास था बुटवल प्रांत, जिस पर गोरखाओं ने अधिकार कर लिया था, पुनः से हैस्टिंग्स ने 25 अप्रैल 1814 को उसको अपने अधिकार में ले लिया, और यह बहुत बड़ा कारण रहा था आंग्ल गोरखा युद्ध का। अब देखिए फिर क्या होता है, 25 अप्रैल 1814 को अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया बुटवल प्रांत पर। अब इस बात की खबर पहुंच जाती है अमर सिंह थापा के पास। अमर सिंह थापा कहाँ पर था? अमर सिंह थापा इसमें नाहन में था। देखिए अमर सिंह थापा ने क्या किया, फौजदार मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, फौजदार मनराज के नेतृत्व में एक सेना बुटवल प्रांत की ओर भेजी। और इसमें क्या होता है दोस्तों, गोरखों ने पुनः से 29 मई 1814 को पुनः से इस बुटवल प्रांत पर गोरखों ने अपना अधिकार कर लिया। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? फौजदार मनराल। जैसे ही अमर सिंह थापा को खबर मिलती है कि बुटवल परगना पुनः से अंग्रेजों के कब्जे में आ गया है, तो अमर सिंह थापा ने क्या किया, फौजदार मनराल के नेतृत्व में एक सेना भेजी बुटवल प्रांत की ओर, और बुटवल प्रांत पर पुनः से अधिकार हो जाता है गोरखों का। अब देखिए इससे गोरखाओं जो अंग्रेज होते हैं सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हम लोग गोरखों को हल्के में नहीं ले सकते हैं। अभी तक जो अंग्रेज थे वो गोरखों को हल्के में ले रहे थे, लेकिन देखिए फिर से अंग्रेजों के हाथ से एक क्षेत्र है 22 गांव वाला क्षेत्र, जहां से राजस्व वसूली जाना बहुत बड़ी बात होती है, तो अंग्रेजों को सोचने पर मजबूर कर दिया है यहाँ पर गोरखों ने कि अब क्या किया जाए। अब देखिए अब जो अंग्रेज होंगे ना वो बड़े रणनीति के तहत कार्य करेंगे। अब वो ऐसा नहीं किसी भी क्षेत्र में चले जाए कोई रणनीति बनाए बिना, अब वो चलेंगे एक रणनीति बनाते हुए, और ये बुटवल प्रांत जो रहेगा बड़ा ही विवादित क्षेत्र हो गया था। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए जैसे कि बुटवल प्रांत पर पुनः से गोरखाओं का अधिकार हो गया था। अब देखिए कोई भी समाधान नहीं निकल रहा था, बातचीत से कोई बात नहीं बन रही थी, पत्राचार से कोई बात नहीं बन रही थी। फिर देखिए क्या होता है, युद्ध की अतिरिक्त कोई चारा ना देखकर अंग्रेजी सेना ने 4 स्थलों से नेपाल पर धावा बोल दिया। यानी कि लॉर्ड जो हैस्टिंग्स रहेगा उसने आदेश दिया कि जो अंग्रेजी सेना होगी वो 4 स्थलों से नेपाल पर धावा बोलेगी। अब देखिए इस चीज़ को हम लोग समझते हैं, अगर इस चीज़ को आप लोग समझ गए तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अभी क्वेश्चन बना भी था, इससे
गिलेप्सी से बना था शायद अभी 2019 वाले कोई एग्जाम में। वो कैसे बना था अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए इसको अगर आप लोग समझ जाते हैं तो यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए मैं समझाता हूँ। देखिए चार चारा ना देखकर 4 स्थलों से नेपाल पर धावा बोलेंगे अंग्रेज। अब वो 4 स्थल कौन कौन से होंगे पहले तो हम लोग समझते हैं। देखिए पहला जो क्षेत्र रहेगा वो रहेगा नाहन, यानी कि सतलज और यमुना के मध्य में जो क्षेत्र है, नाहन वाला जो क्षेत्र है, जहां पर इसमें अमर सिंह थापा बैठा हुआ है। पहला आक्रमण होगा यहाँ से, एक आक्रमण यहाँ से होगा। दूसरा आक्रमण जो हो रहेगा वो रहेगा दून वाले क्षेत्र पर, यहाँ पर बलभद्र थापा यहाँ पर बैठा हुआ है। तीसरा वाला क्षेत्र गोरखपुर यानी कि बुटवल प्रांत वाला क्षेत्र, यहाँ पर कौन आक्रमण, यहाँ पर से एक तीसरा आक्रमण यहाँ से होगा। और चौथा आक्रमण होगा बिहार से सीधे नेपाल की राजधानी काठमांडू पर। तो इस प्रकार से 4 आक्रमण कहाँ पर, नाहन, दून वाले क्षेत्र पर, गोरखपुर और नेपाल, इन जो 4 क्षेत्र हैं, इन 4 क्षेत्रों पर अलग अलग तरीके से अलग अलग सेनाएं जाएंगी, अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में, और इन 4 जगहों पर चारों ओर से अंग्रेजी सेना गोरखों पर धावा बोलेगी। ये कब की बात है, ये बात है 1814 ईस्वी की। अब देखिए हम लोग ये समझते हैं कि कहाँ जो क्षेत्र हैं जहाँ 4 जगहों पर जो आक्रमण करेंगे उनका नेतृत्व कौन कौन करेंगे, क्योंकि यहीं से कोई एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। देखिए जो ये नेपाल वाला जो क्षेत्र रहेगा, जो ये बिहार वाले क्षेत्र से जो नेपाल की राजधानी काठमांडू पर जो आक्रमण किया जाएगा, ये जो आक्रमण का नेतृत्व करेगा अंग्रेजी सेना का, जो इसमें नेतृत्व कर रहा है वो कर रहा है जनरल मार्ले। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक हो गया। और जो ये गोरखपुर मतलब यानी कि बुटवल प्रांत पर जो आक्रमण कर रहा है उसका नेतृत्व कौन करेगा, वो करेगा मेजर जनरल वुड। देखिए मेजर जनरल वुड, जैसे कि इसमें अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले इतना आप समझ लीजिए। उसके बाद देखिए तीसरा जो रहेगा आपका दून वाला क्षेत्र, इस दून वाले क्षेत्र पर जो आक्रमण करेगा उसका नेतृत्व कौन करेगा, गिलेस्पी। इसको जिलेस्पी कहीं कहीं गिलेस्पी भी कहा गया है, ये एक ही नाम है। तो देखिए दून वाले क्षेत्र पर जो आक्रमण का नेतृत्व करेगा वो करेगा जिलेस्पी। फिर आता है हमारा नाहन वाला क्षेत्र, यानी कि हिमाचल प्रदेश में नाहन, सतलज यमुना के मध्य में, यहाँ पर भी कुछ क्षेत्रों पर गोरखों ने अपना अधिकार किया हुआ था, और यहाँ पर अमर सिंह थापा बैठा हुआ था। अमर सिंह थापा लगातार सिरमौर अभियान में लगा हुआ था, और यहाँ का जो नेतृत्व करेगा वो करेगा आक्टर लोनी। तो इस प्रकार से 4 जगह से अंग्रेजों ने आक्रमण करने की योजना बनाई थी, और 4 जगह से अंग्रेजों ने गोरखों पर आक्रमण किया। फिर देखिए जो ये बिहार वाला क्षेत्र होता है जनरल मार्ले, ये तो बिल्कुल इसमें असफल हो जाता है। मेजर जनरल वुड ये भी इसमें असफल हो जाता है। बाद में क्या होता है, ब्रेड शॉ आता है, और ब्रेड शॉ के नेतृत्व में ये गोरखपुर वाले क्षेत्र को ये लोग जीत लेते हैं। ये बाद में जीतते हैं, ये 1815 ईस्वी की बात है, 1814 में ये लोग नहीं जीत पाते हैं। गिलेस्पी और आक्टर लोनी ये लोग सफल रहे थे। मतलब 3 जो ये हमारे रहेंगे ना, ये 3 क्षेत्र रहे थे यहाँ पर, तो ये लोग सफल रहे थे, लेकिन इस वाले क्षेत्र पर सफल नहीं रह पाए थे। अभी मैं आपको डिटेल से लिखवाऊंगा, ये सब कुछ पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ आप इसको मैप के माध्यम से इसको आपको सिर्फ ऐसे ही समझना है। तो देखिए जहाँ तक है आप समझ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से बनेगा कि 1814 में जिस समय आंग्ल गोरख युद्ध चल रहा था, तो दून वाले क्षेत्र में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, ऐसा कुछ क्वेश्चन बना हुआ था। 2019 में एक एग्जाम हुआ था, तो उसमें ऐसा एक क्वेश्चन बना हुआ था, तो उसका उत्तर शायद जिलेस्पी ही था, मुझे ध्यान आ रहा है, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन बना हुआ था। तो ऐसे ही पूछ सकता है नाहन वाले क्षेत्र पर, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आक्टर लोनी। ऐसे ही पूछ सकता है गोरखपुर वाले क्षेत्र पर, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, मेजर जनरल वुड। देखिए असफल रहा था, जो इसमें सफलता मिली थी वो मिलेगी ब्रेड शाह को सफलता मिलेगी। और जो हमारा नेपाल वाला जो क्षेत्र रहेगा, यानी कि जो बिहार से जो आक्रमण किया जाएगा, उसका उत्तर क्या होगा, जनरल मार्ले। ये भी असफल रहा था। अब हम लोग क्या करेंगे, इनके बारे में एक एक करके हम लोग जानकारी पढ़ेंगे, मतलब इनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, एक एक करके इनको हम लोग पढ़ते हैं। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं जनरल मार्ले के बारे में। देखिए इसने बिहार से नेपाल की राजधानी काठमांडू पर 8000 सैनिकों के साथ आक्रमण किया, परंतु यह असफल हो गया था। चलिए ठीक है, ये तो असफल हो गया। चलिए ठीक है, इसके बारे में इतनी ही जानकारी, क्योंकि जब असफल हो गया फिर कोई जानकारी नहीं मिलेगी, ना कोई युद्ध होगा ना कुछ होगा। असफल हो गया तो असफल हो गया, वापस लौट आता है ये। फिर देखिए अगला होता है मेजर जनरल वुड। मेजर जनरल वुड, इसे 4000 सैनिकों के साथ गोरखपुर क्षेत्र में से गोरखों को भगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई, परंतु यह अपने कार्य में असफल रहा। बाद में हेस्टिंग्स ने ब्रेड शॉ को यहाँ का नेतृत्व सौंपा, तथा ब्रेड शॉ ने इस क्षेत्र को जीता। ये क्षेत्र बहुत बाद में जीता था मेजर जनरल वुड ने, क्योंकि 1814 में जिस समय यहाँ पर से नहीं, मेजर ब्रेड शॉ ने इस क्षेत्र को काफ़ी बाद में जीता था, क्योंकि जिस समय 1814 में मेजर जनरल वुड इस क्षेत्र को हार गया था, मतलब कि यहाँ पर सफलता प्राप्त नहीं कर पाया था, उससे काफ़ी टाइम बाद ब्रेड शॉ ने इस क्षेत्र को जीत लिया था। जैसे तैसे मतलब ब्रेड शॉ ने इस क्षेत्र को जीत ही लिया था। तो यहाँ पर से जीतने का अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि जो गोरखपुर वाला जो बुटवल प्रांत वाला क्षेत्र रहा था, वो किस अंग्रेज गवर्नर ने किस अंग्रेज सेनापति ने जीता था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ब्रेड शॉ ने इस क्षेत्र को जीता था।
चलिए, तो छोटे छोटे हमारे क्षेत्र हो गए थे। अब हम लोग कुछ बड़ा क्षेत्र हम लोग पकड़ते हैं। कौन सा वाला? जनरल जिलेस्पी, या हम इसको कह सकते हैं गिलेस्पी। चलिए ठीक है, इसको देखिए, नाम में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। जिलेस्पी हो गिलेस्पी हो, बात एक ही है। फिर देखिए क्या होता है, इसके नेतृत्व में देहरादून वाले क्षेत्र पर गोरखों पर आक्रमण किया गया। अब देखिए, मैंने आपको बताया ना, जिलेस्पी जो नेतृत्व कर रहा है अंग्रेजी सेना का, उसको कहाँ पर आक्रमण करना है? उसको करना है देहरादून वाले क्षेत्र पर। तो देखिए, इसके नेतृत्व में देहरादून वाले क्षेत्र पर गोरखों पर आक्रमण किया गया। इसके साथ कर्नल कारपेंटर और कर्नल मोबी भी इसके साथ थे। कभी कभी पूछ लेता ना दोस्तों कि कर्नल कारपेंटर और कर्नल मोबी किस अभियान में थे, किसके साथ थे? तो जनरल गिलेस्पी के ही साथ थे। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए, देहरादून वाले क्षेत्र में खलंगा, जिसे देखिए एक यहाँ से नोट करेंगे, खलंगा या फिर कलुंगा, एक ही बात है। खलंगा या कलुंगा का किला कहाँ है? सबसे पहले आपको नोट करना है, यह है आपका देहरादून में। क्वेश्चन बनता है, खलंगा या कलुंगा का किला कहाँ है? देहरादून में। तो देखिए, देहरादून वाले क्षेत्र में खलंगा का किला था, जहाँ बलभद्र शाह गोरखाओं का नेतृत्व कर रहा था। अभी मैंने आपको बताया ना, जो देहरादून वाला क्षेत्र है जहाँ पर गिलेस्पी आक्रमण कर रहा है, वहाँ पर गोरखा सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? बलभद्र शाह। इस स्थान को स्थानीय लोग नालागढ़ अथवा नाला पानी कहकर पुकारते थे। यहाँ पर नालगढ़ लिखा हुआ है, लेकिन नालागढ़ होगा, ये नालागढ़ आपको कर लेंगे। देखिए, जो खलंगा वाला जो क्षेत्र है, इसको जो वहाँ के स्थानीय लोग थे, वो इसको नालागढ़ अथवा नाला पानी कहकर पुकारते थे। अब देखिए, क्वेश्चन ये भी बनेगा दोस्तों कि जिस समय जिलेस्पी या गिलेस्पी ने देहरादून वाले क्षेत्र पर आक्रमण किया था, उस समय वहाँ गोरखा सेना का सेनापति कौन था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बलभद्र शाह। और नाहन में कौन है? अमर सिंह थापा। ये क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, इसीलिए आपको याद रखने हैं। फिर देखिए, जैसे कि यहाँ पर गिलेस्पी ने आक्रमण किया और उसके बाद एक युद्ध होता है जिसको खलंगा का युद्ध हम लोग बोलते हैं, अथवा नाला पानी का युद्ध भी हम इसको कह सकते हैं। नाला पानी का युद्ध कहें, खलंगा का युद्ध कहें, बात एक ही है। ये युद्ध कब होगा? 1814 में यह युद्ध होगा। अब देखिए, खलंगा के युद्ध में जो अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व करेगा, वो कौन करेगा? जिलेस्पी। और गोरखों का नेतृत्व कौन करेगा? वो करेगा बलभद्र शाह। ये आपको दोस्तों याद रखना है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि खलंगा के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जिलेस्पी ने। और गोरखों का नेतृत्व किसने किया था? वो किया था बलभद्र शाह ने। चलिए ठीक है। फिर देखिए, गिलेस्पी या फिर जिलेस्पी के नेतृत्व में 3 आक्रमण बलभद्र शाह पर किए गए। प्रथम 25 अक्टूबर 1814 को, दूसरा 26 अक्टूबर 1814 को, और तीसरा 31 अक्टूबर 1814 को। अब देखिए, यहाँ पर क्या होता है, अंग्रेजों के काफ़ी सारे सैनिक इसमें मारे गए थे। जो ये 3 अभियान चले थे, काफ़ी सारे जो सैनिक थे अंग्रेजों के मारे गए थे। और इस युद्ध में जो गढ़वाली जो सेना थी, उसने भी अंग्रेजी सैनिकों का साथ दिया। गढ़वाल की जो जनता थी, उसने भी इसमें अंग्रेजों का साथ दिया था, क्योंकि जो गढ़वाल की जनता थी, गढ़वाल के लोग थे, उत्तराखंड के लोग थे, वो तो गोरखों से वैसे ही बहुत परेशान थे। तो जो गढ़वाल की जो जनता रहेगी ना, उसने पूरे मन से बिल्कुल इसमें गोरखों का साथ दिया था। और जो गढ़वाल के सैनिक थे, उन्होंने भी क्या किया था? गोरखों का ही साथ दिया था। अब देखिए, महत्वपूर्ण घटना यहाँ से क्या है, आपको क्या याद रखनी है। जैसे तीसरा जब आक्रमण होता ना 31 अक्टूबर को, इस तीसरे आक्रमण के दौरान गिलेस्पी मारा गया। बलभद्र शाह ने तीनों आक्रमणों को नाकाम कर दिया। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन गया कि खलंगा के युद्ध में अंग्रेजों का कौन सा सेनापति मारा गया? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गिलेस्पी। देखो, इसमें मारा गया है। बहुत ही ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे, जानते हैं कुछ और बातें। तो मैंने आपसे कहा था ना, काफ़ी सारे हम लोग युद्ध पढ़ेंगे, अभी तो बहुत सारे युद्ध आने बाकी हैं। फिर देखिए, कलुंगा में अंग्रेज लगातार विफल हो रहे थे तथा गिलेस्पी भी मारा गया, तभी अंग्रेजों ने किले के पानी की सप्लाई रोक दी। अब देखिए, गिलेस्पी मारा गया है, गिलेस्पी के बाद देखिए, तो वो मारा गया है। अब देखिए, अंग्रेजों के सामने कोई विकल्प नहीं बचता है। ये लोग क्या करते हैं, जो खलुंगा किला होता है, उस किले में जो पीने का पानी होता है, उस पानी की ये लोग सप्लाई को बंद कर देते हैं। अब देखिए, अगर पानी, पीने का पानी ही अगर बंद हो जाएगा तो फिर कहानी कैसे चलेगी। कहा यह जाता है, बलभद्र शाह के बाद पहले मात्र 300 या 400 ही सैनिक थे जो कि अंग्रेजों का सामना कर रहे थे। अंग्रेजों की इतनी बड़ी बड़ी फौज थी और बलभद्र शाह के पास मात्र 300-400 सैनिक ही थे। लेकिन जब ये कहा जाता है कि पानी की सप्लाई रोक दी गई, उसके बाद गोरखों के मात्र 70-80 सैनिक ही जिंदा बचे हुए थे। अब देखिए क्या होता है, पानी की सप्लाई बंद कर दी। अब देखिए, अगर किसी को पानी नहीं मिलेगा, वो ज़्यादा कितने दिन, 3 दिन 4 दिन, अगर कोई लड़ रहा है तो उसको तो पानी चाहिए ही चाहिए। तो पानी की सप्लाई बंद होगी। फिर क्या होता है, मजबूरन गोरखों को किले के दरवाजे खोलने पड़े। देखिए,
अंग्रेजों ने देखिए यहाँ पर कलुंगा के किले की क्या की थी, जो कलुंगा का हमारा किला था, जो हमारा ये खलंगा का किला रहेगा, इस किले की किलेबंदी कर दी। और इस किले की किलेबंदी करने के बाद चारों ओर से इसे घेरा हुआ था और पानी की सप्लाई जो थी उसको बंद कर दिया। अब मजबूरन क्या होता है, मजबूरन गोरखों को किले के दरवाजे खोलने पड़े। गोरखों व अंग्रेजों के मध्य भीषण युद्ध होता है तथा अंत में खलंगा पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। देखिए इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कुछ उन्होंने नीतियां बनाई, कुछ कपटपूर्ण नीतियां बनाई, ऐसी कुछ स्थितियां मतलब रख दी, ऐसी कुछ स्थिति बना दी अंग्रेजों ने कि गोरखे मजबूर हो जाएं किले का दरवाजा खोलने के लिए। तो बलभद्र शाह यहाँ पर काफ़ी काफ़ी वो बलभद्र शाह काफ़ी यहाँ पर बहादुरी से लड़ते हैं और बलभद्र शाह यहाँ से भाग जाते हैं। देखिए युद्ध करते करते क्या करते हैं, बलभद्र शाह अपनी सेना के साथ यहाँ से भाग जाते हैं और भाग के वो रणजीत सिंह की सेना में मिल जाते हैं। बहुत ही ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, कहाँ ये मिल जाते हैं, रणजीत सिंह की सेना में ये मिल जाते हैं। और रणजीत सिंह की सेना में इस समय रणजीत सिंह जो थे वो अफगान युद्ध में लगे हुए थे। तो देखिए रणजीत सिंह की सेना में ये लोग मिल जाते हैं और अंततः अफगानों से युद्ध करते हुए बलभद्र शाह मारा जाता है और इसके साथ इसकी सेना भी थी वो भी मारी जाती है। तो इस प्रकार से बलभद्र शाह का चैप्टर यहाँ पर क्लोज हो गया है। अमर सिंह थापा अभी वहीं पर है, अभी सिर्फ और सिर्फ बलभद्र शाह का चैप्टर हो गया है क्लोज। रणजीत सिंह के साथ तो मिलता है और अफगानों के साथ युद्ध करते हुए, ये भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि बलभद्र शाह की मृत्यु किनके साथ युद्ध करते हुए हुई थी। तो देखिए ये रहेगा गोरखा सेनापति, लेकिन अफगानों के साथ यह युद्ध करते हुए मारा गया था। चलिए ठीक है, ये हमारा बलभद्र शाह का चैप्टर क्लोज हो गया है और अंग्रेजों ने खलुंगा या फिर कह सकते हैं कलुंगा किले पर अपना अधिकार कर लिया है। इस प्रकार से देहरादून वाले क्षेत्र पर हम लोग कह सकते हैं अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया है। और देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, नेतृत्व कौन कर रहा है, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, नेतृत्व कौन कर रहा है, गिलेस्पी। तो आपको ये याद रखना है किसके नेतृत्व में खलुंगा का किला अंग्रेजों ने जीता, तो ये आपको याद रखना है गिलेस्पी के नेतृत्व में। चलिए ठीक है, फिर देखिए इस युद्ध में बलभद्र सिंह थापा की वीरता से अंग्रेज काफी प्रभावित हुए तथा उनके सम्मान में खलंगा में अंग्रेजों ने एक स्मारक का निर्माण करवाया। बलभद्र शाह और उनके सैनिकों का यहाँ पर सम्मान में उन्होंने अंग्रेजों ने क्या किया, खलंगा में स्मारक बनवाए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बलभद्र शाह का स्मारक अंग्रेजों ने कहाँ पर बनाया, तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा, खलंगा में ही, यानी कि देहरादून में। और देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, गिलेस्पी की भी मृत्यु हो गई थी। तो देखिए यहीं खलंगा में गिलेस्पी व उसके सैनिकों की स्मृति में एक स्मारक का निर्माण कराया गया है। तो ये किसने कराए थे, अंग्रेजों ने ही 2 स्मारकों के निर्माण करवाए थे यहाँ पर, बलभद्र सिंह थापा उसकी सेना के और गिलेस्पी व उसके सैनिकों की स्मृति में यहाँ पर अंग्रेजों ने क्या किया था, स्मारक का निर्माण कराया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए। और जो ये खलंगा के द्वार खुले थे, ये खुले थे 30 नवंबर, जो वहाँ पर पानी की रसद बंद हो गई थी 30 नवंबर 1814 को यहाँ पर क्या होता है, ये द्वार यहाँ पर खोल दिए थे किसने, गोरखों ने। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं जनरल ऑक्टर लोनी को। सब हमने 3 हमने पढ़ लिए हैं, चौथा हमारा आ गया जनरल ऑक्टर लोनी। देखिए जनरल ऑक्टर लोनी ने सतलज तथा यमुना के मध्य नाहन वाले क्षेत्र पर आक्रमण किया, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। इस समय यहाँ गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा था, जो सिरमौर अभियान में लगा हुआ था। देखिए ऑक्टर लोनी को जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वो सौंपी गई थी कहाँ पर, सतलज तथा यमुना के मध्य नाहन वाले क्षेत्र पर, जिस समय यहाँ पर अमर सिंह थापा बैठा हुआ था। अब देखिए ये अमर सिंह थापा सिरमौर अभियान में था और यहाँ पर जनरल ऑक्टर लोनी ने क्या किया, यहाँ पर आक्रमण करना शुरू किया। अब देखिए यहाँ पर कुछ दुर्ग थे, हिंदुर दुर्ग, रामगढ़ व मलाऊ का किला। ये बहुत मजबूत दुर्ग हुआ करते थे, ये अमर सिंह थापा के नियंत्रण में थे। फिर देखिए क्या होता है, पहले सीधे युद्ध में ऑक्टर लोनी को पीछे हटना पड़ा। बाद में ऑक्टर लोनी ने कुछ कपटपूर्ण नीतियों का प्रयोग किया, जिससे अमर सिंह थापा को अपने सारे ठिकाने छोड़ अपनी शक्ति मलाऊ के किले में एकत्रित करनी पड़ी। पहले देखिए क्या होता है, हिंदुर दुर्ग, रामगढ़ और मलाऊ के किले पर अमर सिंह थापा का यहाँ पर अधिकार था, यहाँ पर नियंत्रण था, लेकिन ऑक्टर लोनी ने कुछ वहाँ पर ऐसी स्थितियाँ पैदा कर दी थी, मतलब अमर सिंह थापा को बेचैन कर दिया था, भागने पर मजबूर कर दिया था। तो अमर सिंह थापा क्या करता है, अपनी सारी की शक्ति, जो जितनी भी शक्ति होती है उस सबको इकट्ठा करता है और मलाऊ के किले में जाके वहाँ पर छुप जाता है, या फिर कह सकते हैं मलाऊ के किले में जाके ही शरण लेता है और वहाँ पर से ही सारा का सारा सैन्य संचालन वहीं से शुरू करता है। फिर देखिए क्या होता है, आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे।
फिर देखिए जैसे कि जो अमर सिंह थापा है वो कहाँ चले गया है, वो चले गया मलाऊ के किले में। मलाऊ के किले से ही अब वो सैन्य संचालन कर रहा है। सारी उसने अपनी सारी शक्ति वहीं लगा दी है, सारी की सारी शक्ति उसने वहीं पर अपनी एकत्रित कर ली है। फिर देखिए तत्पश्चात एक युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों ने मलाऊ के किले को जीत लिया। एक युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों ने मलाऊ के किले को जीत लिया और एक संधि भी यहाँ पर होती है और इसको हम बोलेंगे मलाऊ का युद्ध। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मलाऊ का युद्ध कब होगा, 1815 में युद्ध होगा। ध्यान रखेंगे मलाऊ का युद्ध कब होगा, 1815 में। देखिए अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ पर कौन नेतृत्व कौन कर रहा है, सबसे बड़ी बात क्या है, नेतृत्व कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, अख्तर लोनी। तो देखिए यहाँ पर अंग्रेजों ने एक युद्ध किया और एक इसको मलाऊ के युद्ध के नाम से जानते हैं। 1815 में यह युद्ध होगा और इस युद्ध के पश्चात एक संधि होती है, उसको हम लोग बोलते हैं नाहन की संधि। नाहन की संधि कब हुई थी, 15 मई 1815 को। 15 मई 1815 को नाहन की संधि होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये संधि हुई किस किस के मध्य थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये संधि किसके मध्य होगी, ये संधि होगी अमर सिंह थापा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अमर सिंह थापा वर्सेस अख्तर लोनी। नोट कर लेंगे, अमर सिंह थापा वर्सेस अख्तर लोनी के मध्य में नाहन की संधि होती है 15 मई 1815 ईस्वी को। इस प्रकार से अंग्रेजों ने 3 क्षेत्रों पर तो अपना अधिकार कर लिया है। कहाँ कहाँ पर, पहला क्षेत्र रहेगा कौन सा, गोरखपुर वाले क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया था। और तुम्हारा कौन सा आएगा, कुमाऊं नहीं, कुमाऊं पर तो अभी उन्होंने अधिकार किया ही नहीं है। अभी गढ़वाल वाले क्षेत्र पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया, दून वाले क्षेत्र पर। और तीसरा नाहन, यानी कि जो उत्तराखंड का जो पश्चिमी क्षेत्र वाला जिला है, वहाँ पश्चिमी क्षेत्र वाला जो हिस्सा है, वहाँ पर भी अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया है। अब देखिए क्या होता है, अब होती है कहानी असली शुरू। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी हम लोग और ले लेते हैं। देखिए मलाऊ में अख्तर लोनी ने यहाँ पर जीत गया है मलाऊ के युद्ध में। यहाँ पर से देखिए कुछ चीज़ें आपको नोट कर लेनी है। देखिए अख्तर लोनी ने यहीं पर पहली गोरखा राइफल की स्थापना की थी। कहाँ पर, मलाऊ में, मतलब मलाऊ के आसपास ही। और देखिए यहाँ बटालियन, यह बटालियन आज भी भारतीय सेना में मलाऊ राइफल्स के नाम से प्रसिद्ध है। इस किले को जीतने में जितने भी बंदूकों का प्रयोग अंग्रेजों ने किया था, उन सबको मलाऊ बंदूक नाम दे दिया गया था। तो ये देखिए अख्तर लोनी ने क्या किया, यहीं पर गोरखा राइफल की स्थापना की थी, गोरखा राइफल की स्थापना यहाँ पर की थी। और देखिए जिस बटालियन, मतलब इस बटालियन को आज भी भारतीय सेना में मलाऊ राइफल के नाम से जाना जाता है, मलाऊ राइफल के नाम से। और देखिए इस किले को जीतने में अंग्रेजों के जो भी हथियार लगे थे, उनको मलाऊ बंदूक नाम दिया गया। मतलब जो जो बंदूक यहाँ पर प्रयोग की गई, उनको क्या किया, मलाऊ बंदूक नाम यहाँ पर से दे दिया गया था। और इन युद्ध में जो सर्वाधिक हानि हो रही थी, वो अंग्रेजों को ही सर्वाधिक हानि हो रही थी। गोरखाओं से कई गुना अधिक हानि जो इसमें अंग्रेजों को हो रही थी। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये संधि के बाद ही अंग्रेजों को मलाऊ का किला, मतलब जो मलाऊ का युद्ध है, इस संधि के बाद ही हम लोग कह सकते हैं जो यहाँ पर उन्होंने अपना अधिकार कर पाए थे। इतनी आसानी से गोरखे पीछे हटने वाले नहीं थे, लेकिन एक संधि के द्वारा ही यहाँ पर भी गोरखों ने अपना अधिकार जमा लिया है। अब देखिए हम लोग करते हैं असली कहानी शुरू। तो यहाँ तक तो हम लोग समझ गए, नाहन की संधि हो गई है, 3 क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा चुके हैं अंग्रेज लोग। अब देखिए इन सफलताओं के बाद भी ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि कुमाऊं पर अभी भी अंग्रेजों का अधिकार नहीं हो पाया था। देखिए थोड़ा मैप के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ये देखिए यहाँ पर से हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। देखिए नाहन वाला जो क्षेत्र है ये जीत लिया गया है, दून वाला जो क्षेत्र है ये सारा का क्षेत्र जीत लिया गया है, और देखिए गोरखपुर वाला क्षेत्र भी जीत लिया गया है। ये क्षेत्र जो है अभी तक नहीं जीत पाए हैं। लेकिन देखिए कुमाऊं वाला क्षेत्र, इस वाले क्षेत्र पर अभी भी गोरखा बैठे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ गढ़वाल वाले क्षेत्र पर ही गोरखों ने अपना अधिकार किया है, लेकिन जो कुमाऊं वाला ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र को अभी गोरखे नहीं जीत पाए हैं। और यही सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि यही एक गढ़ है, क्योंकि यहीं पर सबसे पहले गोरखों ने अपना अधिकार किया था। ये गोरखों का एक गढ़ है, इसको जीतना सबसे बड़ी चुनौती थी अंग्रेजों के लिए। चलिए अब इसको कैसे जीता जाएगा, इसके लिए क्या रणनीतियाँ बनाई जाएगी, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए जो जो किरदार आ रहे हैं ना, इन किरदारों को आपको याद करना है। किरदार ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। किरदार कौन कौन है, किरदार से मतलब समझ रहे हैं, जनरल मार्ले एक किरदार है, मेजर जनरल वुड एक किरदार है, ब्रैडसो एक किरदार है, गिलेस्पी एक किरदार है, अख्तर लोनी एक किरदार है, बलभद्र सिंह थापा एक किरदार है, अमर सिंह थापा एक किरदार है। इन किरदारों से ही दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो देखिए इतने सारे प्रयास हो गए, इतने सारे युद्ध हो गए, अंग्रेजों को इतनी हानि हो गई है, लेकिन अभी भी कुमाऊं वाले क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार नहीं हो पाया था। कुमाऊं में इस समय कौन बैठा हुआ है,
कुमाऊं का इस समय कौन बैठा हुआ है? गोरखों का सेनापति बमसा, यानी कि जो गोरखों का जो सुब्बा रहेगा, अंतिम सुब्बा रहा था कुमाऊं का बमसा, पढ़ा चुका हूँ गोरखों वाली वीडियो में। अंतिम सुब्बा यानी कि गोरखा जो सेनापति रहेगा बमसा इस समय कुमाऊं पर बैठा हुआ है। अंग्रेजों को युद्ध में काफी नुकसान हो गया था, इसीलिए वे अब युद्ध नहीं चाहते थे। तभी अंग्रेजों ने ई गार्डनर को नियुक्त किया तथा बमसा से शांतिपूर्ण बातचीत के लिए। अब देखिए क्या होता है। अंग्रेजों को काफ़ी हानि हो चुकी थी इन युद्ध में, जो भी युद्ध अभी तक हो चुके थे उन युद्धों में अंग्रेजों को काफ़ी हानि हो चुकी थी। वो लोग अब युद्ध नहीं चाहते थे, अब वो चाहते थे बातचीत के द्वारा ही जो है जो परिस्थितियां बन रही हैं उनको सुलझाया जाए। तो देखिए तभी क्या होता है, अंग्रेजों ने या फिर हम लोग कह सकते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स ने क्या किया, ई गार्डनर को नियुक्त किया इस कार्य के लिए कि आपका क्या कार्य है, आप जाइए, आप बमसा से बात कीजिए और उनको मनाइए। किस चीज़ के लिए मनाइए? कि आप लोग कुमाऊं वाला क्षेत्र खाली कर दें और यहाँ से नेपाल चले जाएं। तो इस बातचीत के लिए गार्डनर को यहाँ पर नियुक्त कर दिया है किसने? हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। अब देखिए गार्डनर ने क्या किया, अभी तक जो गार्डनर का कार्यालय मुरादाबाद में था उसने क्या किया, ये इसको काशीपुर ले आया। मुरादाबाद से अपना कार्यालय ले आया काशीपुर में। क्यों लेके आया? क्योंकि यहाँ से रणनीतियाँ बनाई जाए, यहाँ से आगे बढ़ने की रणनीतियाँ किस तरह से बनाई जाए, तो वो सारी की सारी काशीपुर से ही बनाएंगे अब अंग्रेज लोग। अभी तक मुरादाबाद था गार्डनर का ऑफिस, अब काशीपुर ले आया है और इसी काशीपुर से जहाँ पर ई गार्डनर ने अपना कार्यालय स्थापित किया, इसी काशीपुर से अब क्या होगा, सारी की सारी रणनीतियां अंग्रेज बनाएंगे। चलिए ठीक है, फिर देखते हैं आगे। तो देखिए फिर क्या होता है, जब बातचीत के द्वारा किसी भी चीज़ का हल नहीं निकलता है, किसी भी समस्या का हल नहीं निकलता है, फिर क्या होता है, अंग्रेजों ने कुमाऊं पर अधिकार करने का पूर्ण निश्चय कर लिया तथा कर्नल गार्डनर व कप्तान हियरिसी को भी इस कार्य के लिए नियुक्त कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको ये समझनी है, कर्नल गार्डनर यहाँ पर नाम आया है, ये कर्नल गार्डनर अलग रहेगा और ई गार्डनर अलग रहेगा। यहाँ पर से ध्यान देना, ये अलग अलग नाम, अलग अलग लोग हैं, नाम एक ही हैं। कर्नल गार्डनर अलग है, ई गार्डनर अलग है। ई गार्डनर बाद में ही गवर्नर बनता है कुमाऊं वाले क्षेत्र का, कर्नल गार्डनर अलग रहेगा। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर शांति से जो है बात नहीं बन पाती है, तो फिर क्या होता है, अंग्रेजों ने क्या किया, कर्नल गार्डनर और कप्तान हियरेसी को इस कार्य के लिए नियुक्त कर दिया कि अब क्या हुआ, युद्ध का ही रास्ता हमारे पास बचा है और युद्ध के द्वारा ही क्या करना है, हमको कुमाऊं वाले क्षेत्र को अपने अधिकार में करना है। और यहाँ पर से क्या हो रहा है दोस्तों, अंग्रेजों ने क्या किया, अपनी सेना में ये लोग क्या करेंगे, रोहिला और पठानों की भी इन्होंने नियुक्ति करनी शुरू कर दी अंग्रेजों ने। रोहिला देखिए, रोहिलाओं के तो आक्रमण कुमाऊं में होते रह रहे थे, तो रोहिला तो यहाँ की परिस्थिति से भली भांति, जो यहाँ की परिस्थिति थी उससे भली भांति ये लोग परिचित थे। तो देखिए इस बात से काफ़ी ज़्यादा सहायता मिली थी किसको, अंग्रेजों को। तो रोहिला और पठान भी यहाँ पर भर्ती हो गए थे। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट क्या रहेगा, इसमें हर्षदेव जोशी ने भी अंग्रेजों का साथ दिया। देखिए यही हर्षदेव जोशी हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं गढ़वाल में, जब परमार से पढ़ रहे थे, जिसमें यहाँ पर आक्रमण करने का, गोरखों को आक्रमण करने का आमंत्रण कौन देगा, हर्षदेव जोशी। अंग्रेजों को भी यहाँ पर आमंत्रण कुछ देता है हर्षदेव जोशी और अंग्रेजों का साथ देता है। देखिए फिर क्या होता है, इसमें हर्षदेव जोशी ने अंग्रेजों का साथ दिया तथा फ्रेजर के प्रयासों से हर्षदेव जोशी की कप्तान हियरिसी से काशीपुर में मुलाकात होती है। तो देखिए हर्षदेव जोशी ने भी यहाँ पर साथ दिया किसका, अंग्रेजों का। अगर हर्षदेव जोशी अंग्रेजों का साथ दे रहा है तो फिर क्या होता है, देखिए हर्षदेव जोशी के अंग्रेजों के साथ मिल जाने पर अंग्रेजों को अत्यधिक लाभ हुआ। मेहरा, फरत्याल, तड़ागी वाले जो गढ़ थे, जो दल थे, वो सारे के सारे अंग्रेजों के साथ आ गए और जो गढ़वाल की जनता थी वो भी अंग्रेजों के साथ आ गई। और कौन, सुदर्शन शाह तो शुरू से ही अंग्रेजों की सहायता में लगा हुआ था। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं पूरा सपोर्ट इस समय अंग्रेजों को मिल रहा था। तो देखिए लाल सिंह नाम का व्यक्ति था जिसको हम लोग पढ़ते हैं चंद्रवंश में। लाल सिंह भी देखिए यहाँ पर से शामिल हो गया था किसके पास, अंग्रेजों के पास। तो काफ़ी सारे लोग अंग्रेजों की सेना में यहाँ पर आ गए थे। तो देखिए हर्षदेव जोशी महत्वपूर्ण व्यक्ति रहेगा, हमेशा से ही चंद्रवंश हो, पवार वंश हो, महत्वपूर्ण व्यक्ति रहा है, गोरखा वंश में महत्वपूर्ण व्यक्ति रहा है। और देखिए अंग्रेजी ब्रिटिश काल में भी हर्षदेव जोशी का नाम हम लोग ले रहे हैं। तो हर्षदेव जोशी ने भी अंग्रेजों का साथ दिया हुआ है। फिर देखिए कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए अंग्रेजों ने अपनी सेना को दो भागों में बांट दिया। अब दो भागों में कैसे बांटा, देखिए पहले भाग में बांटा कर्नल गार्डनर, दूसरे भाग में कप्तान हियरेसी। कर्नल जो गार्डनर, उनसे ये कहा गया आप काशीपुर से होते हुए अल्मोड़ा पर आक्रमण करेंगे, और कप्तान हियरेसी से ये कहा गया कि आप पीलीभीत से होते हुए चंपावत से गोरखों पर आक्रमण करेंगे। इस प्रकार से दो भागों में सेना को बांटा गया। तो देखिए
मैंने दोस्तों आपसे कहा था ना कि एक भूमिका बना रहे हैं, तो ये भूमिका ही तो अभी तक बन रही है। भूमिका बनते बनते हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं कि युद्धों का दौर शुरू हो गया है और अंग्रेजों ने अपनी पकड़ काफ़ी मजबूत कर ली है। भूमिका तो हमने काफ़ी पहले पढ़ ली किस तरीके से बनती है, और अभी भी बनी रही है, क्योंकि अभी भी आंग्ल गोरखा युद्ध तो चल ही रहे हैं। तो देखिए, और युद्धों का दौर भी चल रहा है, और कर्नल गार्डनर और कप्तान हेरेसी को जो है 2 भागों में इनकी सेनाओं को बाँट दिया। अब चलिए, अब क्या होगा देखिए, एक सेना जाएगी काशीपुर से अल्मोड़ा और एक सेना जाएगी पीलीभीत से होते हुए चंपावत की ओर। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए, ये लोग अल्मोड़ा क्यों जा रहे हैं? अल्मोड़ा जाने का खास कारण है, क्योंकि अल्मोड़ा जाने का खास कारण क्यों है, क्योंकि जो गोरखा लोग जो बैठे हुए हैं वो इसमें बैठे हुए हैं कहाँ पर? लाल मंडी किले में। लाल मंडी किला ही इस समय गोरखों का मुख्यालय बना हुआ है। अल्मोड़ा में इस समय, यहाँ पर और जुड़ जाएगा, थोड़ी सी लिखने में मिस्टेक हो गई है। अल्मोड़ा में इस समय गोरखों का मुख्यालय लाल मंडी किले में था। तो देखिए, हम लोग कह सकते हैं अल्मोड़ा में इस समय गोरखों का मुख्यालय लाल मंडी किले में था। थोड़ा सा यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हो गई है, किले में था आ जाएगा। तो देखिए, अब ये लाल मंडी किला जो रहेगा, इसी पर अंग्रेजों को अधिकार करना था, क्योंकि अगर यह लाल मंडी किला अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तो समझो सारा का सारा जो कुमाऊं का क्षेत्र है वो अंग्रेजों के हाथ में आ गया। तो इसी लाल मंडी किले के पीछे ही यहाँ पर चल रही है लड़ाई। अब देखिए, कर्नल गार्डनर से क्या कहा गया, आपको क्या करना है? अल्मोड़ा पर अधिकार करना है काशीपुर से जाके। और कप्तान हेरेसी से क्या किया, आपको चंपावत पे चंपावत पे जाना है और वहां से आपको गोरखों पर अधिकार करना है। वो वहां पर आपको गोरखों को हराना है, यानी कि गोरखों पर आक्रमण करना है। देखिए, कर्नल गार्डनर निकलते हैं काशीपुर से, ढिकुली पड़ता है नैनीताल में, कोटगढ़ी, कटारमल, ताड़ीखेत, इस सारे के सारे क्षेत्रों को ये जीतते हुए निकलते हैं। देखिए, ढिकुली जीता, कोटगढ़ी जीता, कटारमल जीता और ये ताड़ीखेत में पहुंचते हैं और यहाँ पर ये अपना डेरा डालते हैं और ये यहाँ पर कुछ वक्त के लिए रुक जाते हैं, युद्ध में विराम लगा देते हैं ताड़ीखेत के पास। अब देखिए, ताड़ीखेत के पास विराम क्यों लगाते हैं इसको हम लोग समझेंगे अभी। फिर देखिए, यहाँ पर से क्या हो रहा है, कप्तान हेरेसी ने भी यहाँ पर से आक्रमण किया और ये पहुंच गए चंपावत वाले क्षेत्र पर। अब देखिए, जैसे ही कप्तान हेरेसी चंपावत पर पहुंचते हैं, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ कप्तान हेरेसी का सामना गोरखावीर हस्तिदल चौतरिया से हो गया। अचानक से हस्तिदल चौतरिया कहीं से निकलते हुए आता है और कप्तान हेरेसी के सामने आ जाता है। अब देखिए क्या होगा, अब होगा खेल। चंपावत से 20 मील पहले हस्तिदल ने अपने सेना के साथ कुसुमगाड़ की घाटी पार की और यहीं पर दिगाली चौड़ नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें हेरेसी की पराजय हुई और उसे बंदी बना लिया गया। देखिए, एक तरफ तो कर्नल गार्डनर इतनी यहाँ तक बढ़ते चलेगा, ताड़ीखेत में रुका हुआ है, यहाँ पर से आया ही नहीं। यहाँ पर से वो घेर लिया किसने, हस्तिदल चौतरिया ने घेर लिया और इसको बंदी बना लिया। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, कप्तान हेरेसी को बंदी किस गोरखा सेनापति ने बनाया था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, हस्तिदल चौतरिया ने ही बनाया था। ये क्वेश्चन छोटे छोटे फैक्ट हैं, ये आपको याद रखने हैं, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। हम इसको कह सकते हैं कुसुमगाड़ या दिगाली चौड़ का युद्ध। कुसुमगाड़ या दिगाली चौड़ का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? कप्तान हेरेसी और हस्तिदल चौतरिया के बीच में। इस युद्ध में हस्तिदल चौतरिया की विजय हुई थी और कप्तान हेरेसी की हार हुई थी। कप्तान हेरेसी को इसमें क्या कर लिया गया था, बंदी बना लिया गया था। 1815 में यह युद्ध होगा, ध्यान रखेंगे 1815 में ही यह युद्ध होगा। तो ये जो भी घटना हो रही है सब 1815 में ही हो रही है। चलिए ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे की घटनाएं। अब देखिए, स्थिति कुछ ऐसी हो गई है। देखिए, 2 सेना निकली थी। एक सेना निकली थी काशीपुर से, वो ताड़ीखेत में जाके रुकी है। किसके नेतृत्व में चली थी? कर्नल गार्डनर के नेतृत्व में। और दूसरी सेना कप्तान हेरेसी के नेतृत्व में निकली थी, जो कि कप्तान हेरेसी हस्तिदल चौतरिया के द्वारा बंदी बना लिया गया है। अब देखिए, हेस्टिक्स को जैसे ही हेरेसी के बंदी बनाए जाने की खबर मिली, तभी उसने अपने अंग्रेजी सेना के मास्टर जनरल कर्नल निकोलस, यानी कि शहंशाह व्यक्ति आ गया यहाँ पर, अब कर्नल निकोलस को बुलावा भेजा तथा निकोलस ने अल्मोड़ा जाकर सेना का संचालन संभाला। देखिए, जो सेना ताड़ीखेत में रुकी हुई है उसी सेना को लेकर, मतलब, और अपने साथ भी कुछ सेना ले गया और उस सेना में सम्मिलित हो गया और सेना का जो संचालन अब इसने संभाल लिया। अब देखिए, जब कर्नल निकोलस, एक शहंशाह आदमी, जब वहां पर चले जा रहा है सेना का संचालन करने के लिए, अब देखिए क्या होता है। देखिए, बमशाह कौन है? बमशाह मैं आपको बता चुका हूँ। बमशाह जो कि कुमाऊं का अंतिम सूबा था और इस समय यहीं से यह
सैन्य संचालन कर रहा था और यहीं पर यह सेनापति मतलब अगर कुमाऊं का सुब्बा रहेगा और यहीं का यही सेनापति था तो इसमें बमशाह इस समय कुमाऊं में बैठा हुआ था। तो देखिए बमशाह को कहीं से कोई सहायता प्राप्त नहीं हो रही थी, तभी उसने अंग्रेजों को रोकने के लिए हस्तिदल चौतरिया को गणनाथ यानी कि अल्मोड़ा, गणनाथ का मेला कहाँ लगता है? अल्मोड़ा में। और गणनाथ नामक स्थान कहाँ है? अल्मोड़ा में। तो गणनाथ की तरफ भेजा। हस्तिदल चौधरी ने क्या किया था? कप्तान हीर ऋषि को इसने क्या किया था? बंदी बना लिया था। अब बमशा क्या करता है? इस हस्तिदल चौधरी को बुलाता है और कहता है जाओ और जो अंग्रेजी सेना आ रही है हमारे तरफ अल्मोड़ा की ओर उसे जाके रोको। अब हस्तिदल चौधरी चले आता है, यहाँ से निकलता है ये और चले आता है। यहाँ पर कौन है? कर्नल निकोलस है, कर्नल गार्डनर है, इनसे युद्ध करने के लिए। तो उसी दौरान एक युद्ध होता है, युद्ध का नाम है गणनाथ का युद्ध। 1815 में ही यह युद्ध होता है। अब देखिए ये युद्ध होता है कर्नल निकोलस और हस्तिदल चौधरी के बीच में। कौन सा युद्ध? गणनाथ का युद्ध। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस युद्ध में हस्तिदल चौधरी मारा गया। इस युद्ध में हस्तिदल चौधरी मारा गया है। हस्तिदल की मृत्यु से गोरखों को भारी नुकसान पहुंचा। अब देखिए इस युद्ध में अगर हस्तिदल चौधरी मारा गया है तो यहाँ से क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है कि हस्तिदल चौधरी की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गणनाथ के युद्ध में। कर्नल निकोलस और हस्तिदल चौधरी के मध्य में युद्ध होता है 1815 में और इस युद्ध में हस्तिदल चौधरी मारा गया है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए गणनाथ को भी अंग्रेजों ने जीत लिया। तो गणनाथ को जीतने के बाद अंग्रेज लाल मंडी किले की ओर बढ़ने लगे। फिर देखिए गोरखा सैनिक, अब देखिए जैसे कि हस्तिदल चौधरी की मृत्यु हो जाती है। अब अगर हस्तिदल चौधरी सेना का नेतृत्व कर रहा है तो अगर सेनापति ही मारा गया है तो जो सेना है वो नेतृत्व विहीन हो गई है। अब देखिए इस समय क्या होता है, एक गोरखा सैनिक होता है चामू भंडारी, साधारण सा एक सैनिक होता है चामू भंडारी। ये क्या करता है? गोरखा सैनिक चामू भंडारी ने हस्तिदल चौधरी की मृत्यु के बाद सारी सेना एकत्रित किया तथा लालमंडी किले की सुरक्षा कर वहां से सेना का नेतृत्व करने लगा। तथा सिटौली धार भी अल्मोड़ा में ही है। सिटौली धार से सेनापति अंगद सेना का नेतृत्व कर रहा था। अब देखिए क्या हुआ, हस्तिदल चौधरी की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद जो सैन्य विहीन यानी हम लोग कह सकते हैं नेतृत्व विहीन सेना हो गई थी। अब यहाँ पर से चामू भंडारी ने क्या किया? उस सारी सेना को एकत्रित किया और जो यहाँ पर से कौन सा किला है? लाल मंडी किला है। इस लाल मंडी किले की सुरक्षा करने लगा और यहाँ से वह सेना का नेतृत्व करने लगा। अब चामू भंडारी जो है इस समय लाल मंडी किले से सैन्य संचालन करेगा। हस्तिदल चौधरी मारा गया है। अब बमशाह जो है कुमाऊं का सुब्बा है और उसका सेनापति हस्तिदल चौधरी मारा गया है। और अब उसने क्या किया? चामू भंडारी जो है उसने उसको नियुक्त किया और लालमंडी किले की सुरक्षा में उसे लगा दिया। और सिटौली धार से एक सेनापति अंगद यहाँ से सेना का नेतृत्व करने लग गया। इस प्रकार से देखिए दो प्रकार की सेना यहाँ पर दो जगह से गोरखों ने यहाँ पर से सैन्य नेतृत्व करना शुरू कर दिया। फिर देखिए कर्नल गार्डनर व निकोलस के नेतृत्व में अंग्रेजों ने लालमंडी किले पर आक्रमण कर दिया। अब देखिए आक्रमण जब किया तो उसमें एक युद्ध हुआ जिसको लाल मंडी युद्ध या अल्मोड़ा युद्ध के नाम से जाना जाता है। 25 अप्रैल 1815 को यह युद्ध होता है। 25 अप्रैल 1815 को। तो लाल मंडी किला या फिर हम इसको अल्मोड़ा युद्ध भी हम लोग कह सकते हैं। कहीं कहीं इसका अल्मोड़ा युद्ध देखने को मिलता है, कहीं कहीं लाल मंडी युद्ध देखने को मिलता है। तो अल्मोड़ा युद्ध कहें, लाल मंडी युद्ध कहें, बात है कि यह 25 अप्रैल 1815 को यह युद्ध हुआ। और ये किन के मध्य हुआ? यह हुआ तुम्हारा चामू भंडारी और कर्नल गार्डनर, कर्नल निकोलस। और देखिए कहीं कहीं पर दोस्तों क्या मिलता है कि यह युद्ध बमशाह और कर्नल गार्डनर के मध्य हुआ था, कहीं कहीं मिलता है निकोलस के मध्य हुआ था। लेकिन देखिए शामिल तो हर कोई है ना, बमशाह भी है, चामू भंडारी भी है, एक तरफ कर्नल गार्डनर और कर्नल निकोलस भी हैं। तो ये लोग इन युद्ध में शामिल थे। अगर यहाँ से कैसे भी क्वेश्चन बन जाएगा, चामू भंडारी और कर्नल गार्डनर थे, निकोलस थे, तो ऐसे भी दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन देखिए अंग्रेजों की तरफ तो दोनों थे, कर्नल गार्डनर और निकोलस। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है चामू भंडारी वर्सेस कर्नल गार्डनर या निकोलस, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो 25 अप्रैल 1815 को युद्ध होता है। अब देखिए इस युद्ध में क्या होता है, एक तरफ गोरखे जो थे किले के अंदर थे, वहां से वो लोग गोलीबारी कर रहे थे, और जो एक तरफ अंग्रेज थे किले के बाहर थे, और किले के बाहर से अंग्रेज गोलीबारी कर रहे थे। किले के बाहर से अंग्रेज गोलीबारी कर रहे हैं गोरखों के ऊपर, गोरखे कर रहे हैं यहाँ पर किसके ऊपर? अंग्रेजों के ऊपर। तो इस प्रकार से गोलीबारी का दौर चलता रहा, बारूद बम गोलों बारूद का युद्ध दौर चलता रहा, गोलियों का दौर चलता रहा, कोई भी समाधान नहीं निकल रहा था। लेकिन देखिए गोरखों की जो हालत थी काफ़ी पतली हो चुकी थी, काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी गोरखा लोग मतलब लड़ते रहे। बाद में देखिए जो बमशाह रहेगा वो एक संधि का हाथ बढ़ाता है। चलिए ठीक है, पढ़ते हैं उसको हम आगे।
देखिए, बमसा ने अपनी हार को निकट देख 26 अप्रैल 1815 को अंग्रेजों को एक संधि पत्र भेजा। देखिए, ये अभी संगोली की संधि नहीं हो रही है, ये एक संधि कैसी थी अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, वमसा ने क्या देखा कि जैसे ही उसने देखा कि हमारी हार होने ही वाली है, तो 25 अप्रैल 1815 को कौन सा युद्ध हुआ था? कौन सा? लाल मंडी का युद्ध कह सकते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं अल्मोड़ा का युद्ध। तो 26 अप्रैल 1815 को अंग्रेजों को एक संधि पत्र भेजा, किसने? वमसा ने। जैसे ही उसे लगा कि हम लोग हारने वाले हैं, तो एक संधि पत्र अंग्रेजों को भेजा। अंग्रेज भी यही चाहते थे, अंग्रेजों का भी काफ़ी नुकसान हो चुका था, तो अंग्रेज भी यही चाहते थे। फिर देखिए, 27 अप्रैल 1815 को एक संधि होती है, जिसमें बमशाह और चामू भंडारी एक तरफ थे और गार्डनर एक तरफ। तो गार्डनर और बमशाह चामू भंडारी के मध्य में एक संधि होती है। अब देखिए, इस संधि में क्या तय हुआ? इस संधि में तय हुआ कि गोरखा सारे किले छोड़कर कुमाऊं से चले जाएंगे। देखिए, ये जो संधि थी सिर्फ युद्ध विराम की संधि थी, ये कोई संगोली की संधि नहीं हो रही है अभी। ये संधि जो थी सिर्फ युद्ध विराम के लिए एक संधि थी। इस संधि के द्वारा ही जो युद्ध चल रहा था वो युद्ध समाप्त हो गया। अंतिम रूप से ये जो युद्ध होगा 25 अप्रैल 1815 को युद्ध होगा। जैसे अल्मोड़ा का युद्ध हम लोग कह सकते हैं, या लाल मंडी किले का युद्ध हम लोग इसको कह सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर संधि हो गई है। ये सिर्फ और सिर्फ युद्ध को रोकने के लिए संधि की गई है। अब देखिए क्या होगा। अब देखिए, लाल मंडी किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया तथा किले का नाम बदलकर फोर्ट मायरा रख दिया गया। फोर्ट मायरा हेस्टिक्स के नाम पर। मैंने आपको बताया ना, मायरा नाम आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो मायरा नाम देखिए यहाँ पर आ गया है। क्वेश्चन दोस्तों अगर बने कि जो लाल मंडी किले का नाम अंग्रेजों ने फोर्ट मायरा रखा था, तो ये किस गवर्नर के नाम पर रखा था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? हेस्टिक्स के नाम पर ये रखा गया है, क्योंकि हेस्टिक्स का एक और नाम था मायरा। तो इस प्रकार से फोर्ट मायरा नाम अंग्रेजों ने रख दिया लाल मंडी किले का नाम। तो यहाँ से क्वेश्चन और बन जाएगा कि लाल मंडी किले का नाम फोर्ट मायरा किसने रखा? तो ये रखा अंग्रेजों ने। किसके नाम पर? हेस्टिक्स के नाम पर इसको रखा गया था। लेकिन देखिए, अभी अमर सिंह थापा नाहन वाले क्षेत्र पर, यानी कि जो हमारा हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, यमुना और सतलज के मध्य में जो क्षेत्र है, नाहन वाले क्षेत्र पर अमर सिंह थापा अभी भी बैठा हुआ है। अख्तर लोनी वहां पर लगातार युद्ध कर रहा है, उसको रोके हुए है अमर सिंह थापा को। देखिए, संधि जैसे कि हो जाती है यहाँ पर 27 अप्रैल 1815 को संधि हो गई है। उस संधि के बाद क्या होता है? संधि के बाद बमसा ने अमर सिंह थापा को एक पत्र लिखा, जो इस समय पश्चिमी क्षेत्र में था। पत्र में उसने कुमाऊं में गोरखा राज के अंत एवं उसे भी समर्पण कर वापस नेपाल चलने का अनुरोध किया। बमसा ने क्या कहा? अमर सिंह थापा से एक पत्र लिखा और एक पत्र भेजा। उस पत्र में ये लिखा कि जो उत्तराखंड में गोरखा राज का अंत हो गया है, अब आप भी समर्पण कीजिए और नेपाल की तरफ चले जाइए। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए, अब देखिए आगे क्या होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए, कुछ ही दिनों बाद 15 मई 1815 तक अमर सिंह थापा ने भी समर्पण कर दिया। इस प्रकार उत्तराखंड से गोरखा राज अंतिम रूप से, देखिए, गोरखा राज यहाँ से समाप्त हो गया। अमर सिंह थापा भी यहाँ से चले गया है, सभी यहाँ से चले गए हैं, बमसा भी चले गया है। सारे के सारे क्षेत्र जो हैं वो गोरखों से मुक्त हो गए हैं और अंग्रेजों की सत्ता यहाँ पर स्थापित हो गई है। चलिए, सत्ता तो यहाँ पर स्थापित हो गई, लेकिन उसको अभी वैध कराना बाकी है। मतलब कि अंग्रेज यहाँ पर चले गए हैं, अभी संधि जो है पूर्ण रूप से नहीं हो पाई है। कि कहते हैं ना, जो एक पत्र मिलता है उस पत्र पर साफ साफ लिखा जाएगा आप यहाँ से गोरखों की सत्ता समाप्त होती है, यहाँ अंग्रेजों का राज शुरू होता है, ऐसा कोई भी अभी तक पत्र नहीं बना हुआ था। तो अब देखिए क्या होगा। आंग्ल गोरखा संधि हम इसको बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं संगोली की संधि। बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफी बार दोस्तों एग्जाम में पूछी जाती है। तो संगोली की संधि जो होती है 2 दिसंबर 1815 को संगोली की संधि होती है। कहाँ पर होती है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। बिहार में संगोली नामक स्थान पर धनही गांव है, इसी गांव में यह संधि होती है। बिहार में सबसे पहले तो क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, संगोली की संधि कहाँ हुई थी? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बिहार में। ज्यादा ही अगर डीप पूछ ले, क्या पूछेगा? धनही गांव। मैंने लिख दिया है, आपको याद कर लेना है। संगोली की संधि कहाँ हुई थी? अगर बाई चांस बिहार ना हुआ तो धनही गांव तो होगा ना, तो धनही गांव सही उत्तर होगा। तो बिहार में संगोली नामक स्थान पर धनही गांव में ही संगोली की संधि हुई थी। आप देखिए, संधि में हस्ताक्षर किसने किए थे? एक बात और, संगोली की संधि किनके मध्य हुई थी? ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको उत्तर क्या आ जाएगा? अंग्रेजों और गोरखों के मध्य में। अब देखिए, संगोली की संधि में हस्ताक्षर किसके हुए थे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रैडशॉ। देखिए, ये जो ब्रैडशॉ है ना, इसका मैं आपको पूरा नाम लिखवा देता हूँ।
हो सकता है एग्जाम में पूरा नाम लिख दे। ये देखिए इसके नाम के आगे पेरिस लगता है, पेरिस ब्रैडशॉ, इसको हम लोग बोलते हैं पेरिस ब्रैडशॉ। तो पेरिस ब्रैडशॉ और राजगुरु, नेपाल के राजगुरु थे गजराज मिश्र। तो नेपाल के राजगुरु गजराज मिश्र और अंग्रेजों की तरफ से कौन रहेगा, ब्रैडशॉ। ये भी क्वेश्चन दोस्तों बन जाता है कि संगोली की संधि में अंग्रेजों की तरफ से साइन किसने किए थे, तो ब्रैडशॉ ने, और गोरखों की यानी कि नेपाल की तरफ से साइन किसने किए थे, राजगुरु गजराज मिश्र ने। तो देखिए इस समय जो नेपाल का जो राजा रहेगा वो रहेगा नेपाल राजा शाह बहादुर शमशेरगंज, इसको भी नोट कर लीजिए। शमशेरगंज इस समय नेपाल का राजा रहेगा संगोली की संधि के समय, शमशेरगंज, इसको भी नोट कर लीजिए। और देखिए जो ये राजगुरु गजराज मिश्र रहेगा ना, इसके साथ एक व्यक्ति और था, चंद्रशेखर उपाध्याय भी गजराज मिश्र के साथ था। तो ये महत्वपूर्ण है, चंद्रशेखर उपाध्याय आजाद नहीं, चंद्रशेखर उपाध्याय भी राजगुरु गजराज मिश्र के साथ ही इस संधि पे था, लेकिन जो साइन करेंगे ब्रैडशॉ और राजगुरु गजराज मिश्र ही इस पर साइन करेंगे। चलिए ठीक है। फिर देखिए इस संधि को नेपाल के थापा दल ने मानने से इनकार कर दिया। यह थापा दल युद्ध के पक्ष में था तथा एक युद्ध हुआ भी। अब देखिए नेपाल में क्या था, थापा दल था। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि संगोली की संधि जो 2 दिसंबर 1815 को हुई थी, उसको नेपाल के किस दल ने मानने से इनकार कर दिया था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, थापा दल ने उसको मानने से इनकार कर दिया था। अब देखिए क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर से इनकार कर दिया है, फिर देखिए क्या होता है, एक युद्ध होता है। ऑक्टरलोनी तथा कर्नल निकोलस के नेतृत्व में एक बड़ी सेना नेपाल की ओर बढ़ने लगी। चलिए ठीक है, फिर देखते हैं आगे क्या हुआ। फिर देखिए 28 फरवरी 1816 को ऑक्टरलोनी व निकोलस के नेतृत्व में काठमांडू के पास एक जगह है मकवानपुर, ये भी आपको नोट रखना है। अंतिम रूप से यह युद्ध हो रहा है गोरखों से, नेपाल में ही हो रहा है। कहाँ पर, काठमांडू के पास मकवानपुर में आंग्ल गोरखा युद्ध हुआ, जिसमें गोरखा सेना को हार का सामना करना पड़ा। थापा दल ने संगोली की संधि मानने से इनकार कर दिया। उसी के परिणाम स्वरूप एक युद्ध होता है 28 फरवरी 1816 को। ऑक्टरलोनी व निकोलस के नेतृत्व में युद्ध हुआ था काठमांडू के पास। ये जगह आपको याद रखनी है, मकवानपुर। ये एग्जाम में दोस्तों पूछ सकता है कि संगोली की संधि को थापा दल यानी कि नेपाल सरकार ने नहीं माना, उसके कारण अंग्रेजी सेना और गोरखों के मध्य में एक युद्ध हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, मकवानपुर में, काठमांडू के पास, नेपाल में ही। इसमें क्या होता है, जो गोरखा सेना हार जाती है। फिर देखिए संगोली की संधि नेपाल सरकार मान नहीं रही थी। फिर क्या होता है, संगोली संधि की पुष्टि 4 मार्च 1816 को। यहाँ पर से फैक्ट आपको याद रखना है। देखिए 2 दिसंबर 1815 को क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन 2 तरीके से बन सकता है। यहाँ पर अगर आपसे ये पूछ ले संगोली की संधि कब हुई थी, तो आपका तरीका हो जाएगा 2 दिसंबर 1815 को। संगोली की संधि की पुष्टि कब हुई थी, 4 मार्च 1816 को। अगर दोस्तों क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि संगोली की संधि कब हुई थी, अगर आपके सामने ऑप्शन में 2 दिसंबर 1815 नहीं है, 4 मार्च 1816 है, तब आप उस कंडीशन में 4 मार्च 1816 को ही सही करके आएंगे। अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है कि संगोली की संधि कब हुई थी, तो 2 दिसंबर 1815 को। संगोली की संधि की पुष्टि कब हुई थी, 4 मार्च 1816 को। या क्वेश्चन ऐसा बनेगा संगोली की संधि कब से लागू हुई, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 4 मार्च 1816 को। या संगोली की संधि किस दिन से प्रभावी हुई, 4 मार्च 1816 को। तो 2 तरीके से क्वेश्चन बनेगा, कब से होने का और पुष्टि होने का, 2 तरीके यहाँ पर आ गए हैं। चलिए ठीक है। फिर देखिए 1823, देखिए संगोली की संधि के बाद यहाँ पर पहला कमिश्नर कैसे बनाया जाएगा कुमाऊं में, ई गार्डनर को। कर्नल गार्डनर और ई गार्डनर, मैंने आपको बताया ना, कर्नल गार्डनर भी आपके ऑप्शन में आ सकता है। कर्नल गार्डनर को नहीं बनाएंगे, ई गार्डनर को कुमाऊं वाले क्षेत्र पर पहला कमिश्नर बनाएंगे। अगली वाली जो वीडियो आएगी हमारी कमिश्नरों से संबंधित हो सकती है। चलिए ठीक है, तब हम इसमें वो जो हमारे कमिश्नर आएंगे तो वहाँ पर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। फिर देखिए 1823 के बाद संगोली की संधि को सतत शांति और मैत्रीपूर्ण संधि के नाम से जाना गया। देखिए जो यहाँ पर से कभी कभी दोस्तों एग्जाम में जब ज़्यादा ही डीप बन जाता है तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आपको याद रखना है कि संगोली की संधि को सतत एवं मैत्रीपूर्ण संधि के नाम से कब से जाना गया, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1823 को। 1816 से लेकर 1822 तक इसको जाना जाता था संगोली की संधि के नाम से, लेकिन 1823 के बाद इसको सतत शांति और मैत्रीपूर्ण संधि के नाम से जाना गया था। फिर देखिए संगोली की संधि के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 2016, देखिए 1816 में संगोली की संधि हुई थी, इसके 200 साल बाद हम लोग आते हैं। 200 साल बाद अगर हम लोग आते हैं तो हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, 2016 में। तो देखिए इसके उपलक्ष्य में 2016 में बिहार के संगोली नामक स्थान पर धनही गांव में संगोली संधि की 200वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि संगोली की जो संधि की 200वीं वर्षगांठ थी वो कहाँ मनाई गई थी,
तो बिहार के संगोली नामक स्थान पर धनई गांव में, यानी कि जहां पर संगोली की संधि हुई थी वहीं पर ही इसकी 200वीं वर्षगांठ बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 2016, डेट आपको याद रखनी है। देखिए इसी संगोली संधि की जब वर्षगांठ मनाई गई थी तो यहाँ पर एक पुस्तक लिखी थी, संगोली संधि के 200 वर्ष। एक पुस्तक लिखी गई थी, किसने लिखी थी? अनुरंजन झा ने। बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए कि संगोली संधि के 200 वर्ष पुस्तक किसने लिखी, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अनुरंजन झा ने। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर पूर्ण तरीके से कुमाऊं वाले क्षेत्र पर, गढ़वाल वाले क्षेत्र पर, हिमाचल वाले क्षेत्र पर, सारे क्षेत्रों पर, बिहार वाले क्षेत्र पर सब जगह अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया है। और अब देखिए उत्तराखंड में अंग्रेजों की सत्ता यहाँ पर स्थापित हो गई है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में अंग्रेजों का राज शुरू हो जाएगा और गोरखा राज खत्म हो गया है। तो अब देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजी गवर्नर, जो ब्रिटिश गवर्नर आएंगे उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। काफ़ी हमारा ये लंबा चैप्टर जाएगा, बहुत डिटेल से हम इसको पढ़ेंगे, बहुत डीप हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो दोस्तों आज का लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, ख़त्म करते हैं यहीं पर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज से आप जुड़ जाइए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।